स्वागत है आपका आईएएस आईपीएस फैक्ट्री में। आज का हमारा चैप्टर है जयशंकर प्रसाद की भाषा और काव्य शिल्प। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, छायावाद, प्रसाद की काव्य भाषा, काव्य शिल्प, काव्य पाठ के चयन के आधार पर प्रसाद का मूल्यांकन, आंसू और प्रसाद की शिल्पगत विशेषताएं, प्रलय की छाया की रूप संबंध, लंबी कविता के रूप में मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रश्न क्या क्या है? प्रसाद की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। छंद, लय, संगीत और काव्य रूप की दृष्टि से प्रसाद के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। काव्य शिल्प की दृष्टि से कामायनी के श्रद्धा स्वरूप की विशेषताएं, प्रसाद के बिंब विधान, रूपक विधान, उनकी प्रतीक योजना के महत्व पर प्रकाश डालें। चलिए शुरू करते हैं प्रसाद के बारे में पढ़ना। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में ये लिखा हुआ है कि हम छायावादी काव्य भाषा को जान सकेंगे, पूर्ववर्ती काव्य भाषा किस रूप से भिन्न है ये जान सकेंगे, छायावादी काव्य भाषा के संगठक तत्व क्या है ये जान सकेंगे, प्रसाद की काव्य भाषा की बनावट और बुनावट कैसी है ये जान सकेंगे। कुछ चुनिंदा काव्य कृतियों के आधार पर काव्य भाषा और काव्य शिल्प की दृष्टि से प्रसाद का मूल्यांकन कर पाएंगे। प्रस्तावना। प्रसाद की काव्य भाषा और काव्य शिल्प पर विचार करने से पूर्व आपके लिए यह जानना जरूरी है कि छायावाद की काव्य भाषा और काव्य रूपों की क्या विशेषताएं हैं। इससे पूर्व छायावाद से पहले द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, मध्यकालीन काव्य भाषा और काव्य रूपों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसीलिए इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम 6 को आप पहले पढ़ लें, समझ लें। तो आप जानते ही हैं कि काव्य भाषा, काव्य रूप, अंतर्वस्तु के द्वंद्वात्मक संबंध होता है। अपने युग समय के दबाव भी उसे प्रभावित करते हैं। घात प्रतिघात सृजनात्मक प्रक्रिया में ही किसी कवि युग की काव्य भाषा, काव्य रूप निर्धारित होते हैं। एक युग की काव्य भाषा, काव्य रूप एक जैसे होते हुए भी एक नहीं होते, क्योंकि हर कवि की इन तमाम समानताओं के बावजूद एक निजी पहचान भी होती है। उसकी रुचि, अरुचि, विश्व दृष्टि, सृजनात्मक प्रतिभा उसकी रचना रूप को एक वैशिष्ट्य प्रदान करती है। इस इकाई में सर्वप्रथम हम छायावादी काव्य भाषा और काव्य शिल्प पर विचार करेंगे। इसके बाद प्रसाद की कुछ चुनी हुई रचनाओं के आधार पर अपनी काव्य भाषा की विशेषताओं की पड़ताल करेंगे। प्रसाद के किन किन काव्य रूपों का इस्तेमाल किया है, छंद का प्रति उनकी क्या दृष्टि रही और छंद, लय, संगीत उनके काव्य में क्या भूमिका अदा करते हैं, इन सभी पर भी इस इकाई में हम अलग अलग विचार करेंगे। अंत में कामायनी की श्रद्धा सर्ग, आंसू, प्रलय की छाया कविताओं के आधार पर प्रसाद की काव्य भाषा तथा काव्य शिल्पगत विशेषताओं को भी रेखांकित करेंगे। जैसा हमने पहले कहा था, आपके लिए यह अध्ययन तभी सार्थक हो सकता है जब आप प्रसाद की भाषा और काव्य शिल्प की विशिष्टता को सीधे प्रसाद की कविता के पाठ के क्रम में समझने का प्रयास करें। तभी आप बता सकेंगे कि यह है लाक्षणिक, यह है अनुभूति का खास निजीपन, यह है चित्रमयता। प्रसाद को आप अपने प्रिय कवि की तरह इन विशेषताओं के बीच पढ़ सकें, प्रसाद की कविता का आस्वाद ग्रहण सकें। ऐसा अध्ययन की सार्थकता तभी है। हमारी दृष्टि में प्रसाद को पढ़ना छायावाद के निर्माणकर्ता कवि के रूप में पढ़ना भी है और प्रसाद की निजी विशेषताओं की पहचान के साथ पढ़ना भी। छायावाद की विशेषता तो प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी सबके यहाँ प्रकट होती हैं, पर इन सभी महत्वपूर्ण कविताओं में कुछ ऐसा भी है जो उनका अपना है। सबकी भाषा, अभिव्यक्ति प्रणाली एक सी नहीं है। इस भेद पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। छायावाद की प्रसाद की अपनी अवधारणा है। वे छायावाद को भाषागत, रूपगत नवीनता और विशिष्टता के कारण एक तरह की घटना मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि छायावादी कवियों की स्वानुभूति में ही कुछ ऐसा नयापन था कि वह परंपरागत शब्दावली, रूप विधान की सीमा में व्यक्त नहीं हो सकता था। हमारी दृष्टि में वे साहित्यिक विवाद भी रहने चाहिए जिनमें से एक काव्य आंदोलन के रूप में छायावाद की महत्ता और क्षमता का आभास मिलता है।
यह महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद के बारे में आरंभ में शंकालु थे, और जब वे छायावाद को सबसे पहले मात्र काव्य शैली बता रहे थे तो छायावाद की अंतर्वस्तु की सीमाओं के बारे में भी आलोचनात्मक प्रक्रिया कर रहे थे। उनमें विषय संकोच को भी रेखांकित कर रहे थे। अध्ययन में हमारी पद्धति यह होगी कि हम प्रसाद के काव्य विकास के संदर्भ में उनकी भाषा संबंधी और रूप शिल्प संबंधी विशेषताओं को देखें, उनका मूल्यांकन कर सकें। प्रसाद की अपनी काव्य भाषा ब्रजभाषा से शुरू होती है। झरना उनकी खड़ी बोली का काव्य भाषा में कुछ नयापन दिखाई देने लगा। मुकुटधर पांडे ने 1920 में जबलपुर में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक लेखमाला प्रकाशित की तो उन्होंने विशेष रूप से झरना संकलन की झरना कविता का इस प्रकार उल्लेख किया। एक दिन तब अपांग की धारा कर गई प्लावित तन मन सारा, मनोहर झरना कठिन गिरी कहीं विदृत करना। इससे स्पष्ट है कि छायावादी काव्य भाषा और प्रसाद की काव्य भाषा भी क्रम से विकसित हो रही थी। द्वितीय युग की इतिवृत्तात्मक कविता भाषा की प्रतिक्रिया में एक नई काव्य भाषा अचानक विकसित नहीं हो गई थी। इसके लिए छायावादी कवियों को पर्याप्त श्रम करना पड़ा है। बावजूद इसके छायावादी काव्य शिल्प का विकास धीरे धीरे प्रौढ़ता की ओर बढ़ा है। इसके लिए हम छायावादी काव्य भाषा और शिल्प के क्रमिक विकास को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। छायावाद, काव्य भाषा और काव्य शिल्प। हम आरंभ में ही आपका ध्यान मुकुटधर पांडे के ऐतिहासिक महत्व के निबंध हिंदी में छायावाद की कुछ स्थापनाओं की ओर आकर्षित करेंगे। इससे पता चलेगा कि जब छायावाद आया ही था और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे रसज्ञ आलोचक संपादक भी छायावाद को अर्थहीन बता रहे थे, तब कवि समीक्षक मुकुटधर पांडे को छायावाद कैसा लगा था। मुकुटधर पांडे भी इससे संबद्ध स्थापना इस प्रकार है। छायावाद एक ऐसी मायामय सूक्ष्म वस्तु है कि शब्दों द्वारा उसका ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। उसका एक मोटा लक्षण ये है कि उसमें शब्द और अर्थ का सामंजस्य बहुत कम रहता है। छायावाद के कवि वस्तुओं को एक असाधारण दृष्टि से देखते हैं। ये अंतरंग दृष्टि ही छायावाद की विचित्र प्रकाशन रीति का मूल है। छायावाद भावराज्य की वस्तु है, उसमें केवल संकेत से ही काम लिया जाता है। यह मोहन मंत्र वाली निपुणता है क्या? यह है काव्य में चित्रकारी और संगीत का अपूर्व एकीकरण। अब आप प्रसाद के निबंध यथार्थवाद और छायावाद को याद करें, जिससे आप इसकी चर्चा हमने इससे पूर्व इकाई में की थी। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि प्रसाद भी छायावाद की भाषा शैली की विशिष्टता को बहुत कुछ मुकुटधर पांडे की तरह ही देख रहे थे। अभ्यंतर सूक्ष्म भावों की प्रेरणा बाह्य स्थूल आकार में भी कुछ विचित्रता उत्पन्न करती है। सूक्ष्म अभ्यंतर भावों के व्यवहार में प्रचलित पद योजना असफल रही। उसके लिए नवीन शैली, नया वाक्य विन्यास आवश्यक था। हिंदी में नवीन शब्दों की भंगिमा स्मरणीय अभ्यंतर वर्णन के लिए प्रयुक्त होने लगी। शब्द विन्यास में ऐसा पानी चढ़ा कि उसमें एक तड़प उत्पन्न करके सूक्ष्म अभिव्यक्ति का प्रयास किया गया। अपने इस निबंध के अंत में प्रसाद ने स्पष्ट किया कि ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक प्रदान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत छायावाद की विशेषताएं हैं। अब अच्छा हो कि हम कुछ कविताओं के साक्ष्य पर इन विशिष्टताओं की जांच परख करें। हम आपको समक्ष संध्या चित्रण के 2 उदाहरण रख रहे हैं। आप स्वयं देखें कि द्वितीय युग की इतिवृत्तात्मक यथा तथ्यात्मक स्थूल अभिव्यक्ति में से किस प्रकार छायावादी कवि की अभिव्यक्ति भिन्न थी। पहला चित्र हरिऔध के प्रिय प्रवास का है। अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। दिन का अंत निकट है जैसी सूचनाएं दी जा रही हैं। तथ्य कथन जैसा है कि आकाश लाल रंग का हो गया है। डूबते हुए सूर्य की कांति पेड़ की ऊपरी
फुनगी पर टिकी थी। वर्णन अत्यंत सीधा, स्पष्ट और सपाट है। संध्या के इससे भिन्न स्वरूप को प्रस्तुत करने वाली निराला की संध्या सुंदरी कविता की काव्य भाषा है। दिवसा दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे धीरे। यहाँ स्वर व्यंजन संबंधी अनुप्रास की छटाई देखने को की चीज नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति में कल्पना वैचित्र द्वारा उत्पन्न नवीन लय और गति से संपन्न भाषा का स्वरूप महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे की पंक्तियां हैं। अलसा असलता अल, अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली। आगे की पंक्तियां हैं। अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अम्बस पथ से चली, धीरे धीरे शाम हो रही है। वातावरण में आलस्य का सौंदर्य है, अनोखी शांति है। देखें कि छायावादी कवि निराला की कल्पना में संध्या सुंदरी हो गई है, वह भी परी सी, गति का सौंदर्य, धीरे धीरे उतरना, फिर नीरवता या शांति। इस सुंदरी संध्या की सहेली जिसके कंधे पर हाथ रखकर वह उतरती है, आलस्य की सी लता, यानी ऐसी लता सी जिस पर आलस्य छाया हो। यह वो आलस्य है जो संध्या सुंदरी का सौंदर्य कहीं अधिक बढ़ा रहा है, उसे मानवीकृत मादक रूप दे रहा है। एक अलग तरह का चित्र देखें, छाया का पंथ कैसी अनोखी चित्रात्मक कल्पना करते हैं। सूक्ष्मता, अमूर्तता पर यहाँ ध्यान जाना ही चाहिए। गूढ़ कल्पना सी, कवियों की अज्ञाता के विस्मय सी, ऋषियों के गंभीर हृदय सी, बच्चों के तुतले भय सी। प्रसाद जिसे उपचार वक्रता कहते हैं वह यही है। छाया बच्चों के तुतले भय के समान, भय तुतला नहीं होता, वर्णन है छाया का, अतः देना है स्पष्ट रूपाकार। कल्पना में ही चित्रात्मकता की झलक देते हुए स्वयं प्रसाद कामायनी में लज्जा का चित्र उपस्थित करते हैं। कोमल फिसले के अंचल में नन्ही कलियां जो चिपटी सी गोधूली की धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। ध्यान दें कि दीपक एक राग भी है, तो यह है एक नई भाषा जिसमें चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, सूक्ष्मता, लाक्षणिकता का खास योग है। भीतर की अनुभूति में ही वैचित्र्य है, नयापन है, जिसे परंपरागत भाषा शैली में व्यक्त नहीं किया जा सकता। छायावादी काव्य भाषा के संगठक तत्व। पहले तो काव्य भाषा क्या है? शब्द अर्थ का संगठन, शब्दार्थ संबंध की विशिष्ट निर्मित, सामान्य भाषा से भिन्न। सामान्य भाषा जहाँ कथानक होगी, प्रयोजन सापेक्ष होगी, वहाँ काव्य भाषा नई कल्पना या कल्पना के नए उन्मेष से संपन्न होगी। काव्य भाषा का उपयोग केवल वस्तु की सूचना देने के लिए नहीं होता, मन में भावचित्र उपस्थित करने के लिए होता है। नए प्रकार का सौंदर्य नए तरह के सादृश्य विधान में सहायक होता है। सादृश्य विधान, बिंब विधान, प्रतीक विधान, मिथकीय कल्पना आदि छायावादी काव्य भाषा के संगठक तत्व हैं। यूँ तो ये किसी भी समय की काव्य भाषा के लिए आदर्श हो सकते हैं, जैसे सादृश्य विधान तो जायसी की कविता का भी जरूरी उपादान है, पर छायावाद के लिए आभ्यंतर अनुभव की नई अभिव्यक्ति के लिए नई काव्य भाषा जरूरी होती है। अलंकार तो छायावादी कवि पंथ के लिए भी जरूरी है, पर पंथ के लिए अलंकार क्या है? भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार। केवल सज्जात्मक अलंकार से छायावादी कवि का काम नहीं चलता। यहाँ जरूरी है कि हम अलंकार से बिंब और प्रतीक का अंतर समझकर आगे बढ़ें। अलंकार में प्रस्तुत अप्रस्तुत का द्वैत किसी न किसी रूप में बना रहता है, जबकि एक सच्चा बिंब वही होता है जहाँ ये द्वैत समाप्त हो जाए। इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि बिंब और प्रतीक भाषिक प्रक्रिया में प्रस्तुत के स्थानापन्न हो जाते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की शब्दावली में कहें तो ऐसे नए संवेदनशील रूपांतर में वे भाषा ही हो जाते हैं। अभी हम अलंकार, बिंब, प्रतीक, मिथक की परिभाषा की जटिलताओं की चर्चा नहीं करेंगे। आप ये देखें कि छायावादी कविता की भाषा में इनके प्रयोग से क्या विशेषता पैदा होती है। अतः कुछ और विशेषताओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना जरूरी है। छायावादी कवि अक्सर नए शब्द भी देते हैं या शब्दों का क्रम ही ऐसा रख देते हैं कि उनसे नया अर्थ पैदा होने लगता है। रंग, स्वाद, स्पर्श, गंध, ध्वनि के लिए इंद्रिक अनुभव से भी छायावादी काव्य भाषा में नयापन प्रकट होता है। तुतला भय, नीली झंकार से रंग ध्वनि दोनों की संवेदना है।
मध्यकालीन काव्य भाषा से छायावादी काव्य भाषा की भिन्नता पर आपका ध्यान जाना चाहिए। कोमलता के आग्रह से जैसे छोटे छोटे व्यंजक शब्द छायावादी कवियों ने निर्मित किए हैं, वह एक सर्वथा नई चीज थी। निराला सरोज स्मृति कविता में जब कह रहे थे, ज्यों मालकोष न वीणा पर, तो रूप का बिंब उपस्थित करने के लिए, अर्थात दृश्य संवेदना के लिए श्रव्य संवेदना का सहारा ले रहे थे। सरोज का सौंदर्य कैसा, जैसे नई वीणा पर बज रहा राग मालकोष। यह चित्र केवल कल्पना से पाठक या श्रोता के मन में उपस्थित हो सकता है। छंद या लय की नवीनता भी भाषा में नएपन की संभावना जगाती है। स्वच्छंद कल्पना ही छायावादी काव्य भाषा के मूल में है। प्रकृति छायावादी कवियों के लिए एक सजीव सत्ता की तरह है। छायावादी कवियों की कल्पना में सबसे अधिक भाषात्मक नवीनता प्रकृति चित्रों में ही संभव ही है। श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन और लज्जा का रूप विधान इसका प्रमाण है। पहले की कविता में गिने चुने प्रतीक बिंब आते थे, जिसमें वही यमुना तट, वही वंशीवाद प्रमुख होते थे। प्रकृति और मनुष्य के नए संबंध के विवेक से छायावादी कविता में प्रतीक बिंबों के असंख्य नए रूप दिखाई देते हैं। ज्योत्सना निर्झर, लघु परिमल घन सी चांदनी, विहंग सा बैठा गिरी कप पर विशाल अंबर, ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अंत में इस पर भी ध्यान दें कि जिसे शैली कहते हैं, उसकी विशिष्टता का आभास भी कई बार भाषा के स्तर पर ही होता है। एक काव्य शैली के रूप में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्यों आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को मुख्यतः काव्य शैली बता रहे थे। हिंदी साहित्य का इतिहास में उनकी व्याख्या इस प्रकार है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात कवि उस अंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली पद्धति विशेष के अर्थ में है। वेद युग की कविता में भाषा की सफाई जरूर आई थी, पर उसका स्वरूप गद्यवत, रूखा, इतिवृत्तात्मक और अधिकतर वायार्थ निरूपक हो गया। छायावाद उसी के विरोध में आया, जिसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। यह है शुक्ल शैली के रूप में विशेषताएं। यह है शुक्ल जी का छायावाद के बारे में दृष्टिकोण। छायावाद मुख्यतः काव्य शैली है। उसकी दृष्टि में छायावाद की शैली रूप में विशेषताएं हैं। अभिव्यंजना का लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु विन्यास की विशृंखला अर्थात बिखरापन या खंड खंड चित्रण, चित्रमयी भाषा, मधुमयी कल्पना के अनुरूप कविता का रूप विधान। यहाँ कल्पना का महत्व सबसे अधिक स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भाववेग प्रेरित नई अंतर्दृष्टि देने वाली कल्पना ही थी, जिसने छायावाद के रूप विधान में इतना बड़ा परिवर्तन उपस्थित किया कि शुक्ल जी जैसे आलोचक को वह मुख्यतः शैली या काव्य शैली ही प्रतीत हुआ। शैली की विशेषताएं भी भाषा के स्तर पर ही प्रकट होती हैं। सादृश्य विधान की नवीनता का छायावादी कवियों ने जैसा इस्तेमाल किया है, वह मध्यकालीन अलंकार विधान से भिन्न चीज है। नए सौंदर्य बोध में नई कल्पना से प्रेरित रचना विधान को संभव बनाया। छायावादी शैली के रूप में नए रूप विधान, नए प्रतीक विधान, नई व्यंजना के कारण जाना गया। सेनापति जैसे रीतिकालीन कवि से छायावादी पंथ के बादल वर्णन की तुलना करें तो शैली का भेद स्पष्ट हो जाएगा। सेनापति की पंक्ति है, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के। कल्पना थोड़ी सी नई अवश्य, पर उपमान की सीमा में बंधी हुई है। पंत जी के यहाँ बादल दर्जनों उपनाम का उपमेय है। पंत के बादल जहाँ अनिल के स्रोत के तामल के पत्तों से दिखाई देते हैं, या गगन की शाखाओं में मकड़ी के जाल की तरह, वे कहीं क्षितिज पर धीरे धीरे उठता मन में धीरे धीरे पैदा होने वाले संशय जान पड़ता है। कभी ये अपयश की तरह फैले हैं, कभी वे मोह की तरह उभरे हैं। शैली की दृष्टि से विशेषता यह है कि वस्तुओं के बीच आकार साम्य भर न देखकर आंतरिक प्रभाव साम्य पर बल दिया गया है। जैसे शब्दों का उलट पुलट जाना, जिसे विशेषण विपर्य कहते हैं। यह भी नई शैली की पहचान है। पहले भी हम नीली झंकार, तुतला भय जैसे प्रयोगों पर विचार कर चुके हैं। छायावादी कविता में प्रतीकों का नया प्रयोग शैलीगत विशिष्टता का सूचक है। कविता के पाठ पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतीक विधान एकदम कैसे कविता में नया प्रभाव पैदा करता है।
वह हमारे आस्वाद के अभ्यास के को तोड़ता भी है और उसे साधना भी बनाता है। आप पढ़ते हैं, उषा खाता उर में आवास, मुकुल का मुख में मृदुल विकास, चांदनी का स्वभाव में बास या भाष, दोनों पाठ हैं। विचारों में बच्चों की सांस। तो जान लेते हैं, उषा, मुकुल, चांदनी यहाँ प्रतीक ही हो सकते हैं। बच्चों की सांस भी प्रतीकात्मक है। शिशुता, अबूझता आदि के लिए व्यंजक उपमान पद। विराट कल्पना से छायावादियों ने सुदूर वस्तुओं की नजदीकी रिश्ता दिखाया है। वस्तुओं के बीच संबंध की निकटता या निकट संबंध भावना महत्वपूर्ण है। आंसू में स्वप्न मिलन की स्मृतियां इसके उदाहरण हैं। छाया नट छवि पर्दे में सम्मोहन वेणु बजाता, संध्या कुहनी अंचल में कौतूहक आपन कर जाता। छायावाद में छंद की नवीनता भी शैली को आकर्षण प्रदान करती है। प्रगीतात्मकता तो प्रमुख प्रवृत्ति है ही। लोक में रचे बसे छंदों का नया आविष्कार भी इन कवियों ने किया है। गजली, आला जैसे छंद भी नए रूप लेकर आते हैं। संघर्ष सर्ग में प्रसाद रोला छंद का प्रयोग करते हैं। श्रद्धा का था स्वप्न किंतु वह स्वप्न बना था। स्वच्छंदता यहाँ नई लय को जन्म देती है। प्रगीत में तो नयापन है ही। मुक्त छंद का नया प्रयोग भी इन कवियों की देन है। छायावाद में शैलीगत विशेषताएं क्यों प्रमुख उठी हैं, इसका कुछ संकेत आप पा सकते हैं। छायावादी काव्य में कल्पना। छायावाद में कल्पना की नई दृष्टि का विधान करने वाली है। कल्पना की सबसे अधिक चर्चा आचार्य शुक्ल ने ही की है, क्योंकि वे सीधे काव्य छायावादी कविता से टकरा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने इस कल्पना प्रियता का मर्म समझा। अंग्रेजी रोमांटिक कवियों में कॉलरिज कल्पना में महत्वपूर्ण व्याख्याता हैं। कॉलरिज ने प्रकृति पर मानवीय भावों के आरोप की कल्पना कहा था। ये छायावाद को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र है। काव्य में वर्ण और रूप की योजना कल्पना ही करती है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधिकला अंग, खिला फूल यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। बिजली का फूल कल्पना से ही संभव है। छायावादी कवियों ने सादृश्य विधान के लिए जहाँ दृष्टि कल्पना या ध्वनि कल्पना का उपयोग किया है, वहीं स्पर्श कल्पना या गंध कल्पना का भी। ज्यों मालकेश नववीणा पर कल्पना का ये सौंदर्य हम पहले ही बता चुके हैं। छायावाद में कल्पना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कल्पना की इस नवीनता का संबंध एक प्रकार की स्वाधीन चेतना से भी है। स्वच्छंद कल्पना पर बल यहाँ अधिक है। रोमांटिक इमेजिनेशन पर बहुत विचार हुआ है। कहा गया है, कल्पना जब अत्यधिक वैयक्तिक स्तर पर एक भावात्मक विद्रोह के रूप में प्रकट होती है, तब वह स्वच्छंद कल्पना कहलाती है। साथ कहते हैं, है कल्पना सुखदान तुम मनुज जीवन दान। निराला के शब्द हैं। कल्पना के कानन की रानी, आओ आओ मृदुपद मेरे मानस की कुसुमुत वाणी। पंत की यहाँ कल्पना में है कसकती वेदना। जैसे पहले कहा गया है, सौंदर्य के नए चित्रण में विराट की उद्भावना में स्मृति विधान के लिए, बिंब विधान या प्रतीक विधान के लिए कल्पना विशेष महत्वपूर्ण है। छायावादी कविता को समझने के लिए आचार्य शुक्ल का यह भेद ध्यान में रखें। प्रत्यक्ष रूप विधान करने वाली कल्पना, कल्पित रूप विधान और स्मृति विधायनी कल्पना। कभी कल्पना कोई मूर्त सच्ची रूप भी सामने लाती है। अचल हिमालय का शोभव तम, लता कलित सूची शानु शरीर आदि ही वह कल्पित रूप विधान जिसे प्रकृति पर मानवीय भावों का आरोप कहेंगे। नितना में सुख स्वप्न देखा जैसे पुलकित हुआ अधीर। आंसू में इस चित्र में स्मृति विधायनी कल्पना का रूप है। कभी स्मृति में प्रिया का वही रूप याद करता है जिसकी आंखें प्रकृति का सागर है। पुतलियां नीलम की नाप और कजल रेखा काले पानी के किनारे सी हैं, जहाँ से वापसी का नियम नहीं है। कल्पना भाषाई और शैलीगत नवीनता। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि कल्पना ही नई प्रकार की भाषा का मुख्य प्रेरक तत्व है। वही शैलीगत नवीनता का भी प्रमुख आधार है। कल्पना केवल चमत्कार विधान के लिए नहीं, सहज सहन अनुभूति चित्रण के लिए भी उपयोगी है। कल्पना नए सौंदर्य चित्रण की मुख्य प्रेरणा है। बिंब का नया संगठन कल्पना द्वारा ही संभव है। प्रतीक जहाँ एक अकेले अर्थ की विशिष्टता का द्योतक है, वहाँ बिंब एक संश्लिष्ट रूप से ग्राह्य होता है। राम की शक्ति पूजा में जब हताश राम के मन में सीता की स्मृति विद्युत सी कौंधती है, तो एक पूरा संश्लिष्ट बिंब
पुरुष वाटिका मिलन की स्मृति राम के अनुभव के रूप में उभरने लगती है। यह ऐसी भाषागत नवीनता है, यह शैली का ऐसा ढंग है कि पाठक का ध्यान अलग अलग अलंकार, बिंब और प्रतीक पर नहीं जाता। लगता है कि अलंकार, बिंब, प्रतीक एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। आगे भी हम देखेंगे कि प्रसाद जैसे छायावादी कवि का ध्यान सज्जात्मक या अलंकरण प्रधान बिंब की ओर नहीं जाता, वह अधिकार संवेगात्मक बिंबों की ओर ही जाता है। प्रसाद की काव्य भाषा ब्रज भाषा से खड़ी बोली तक, इतिवृत्तात्मक अनपढ़ खड़ी बोली से रचनात्मक संवेदना संपन्न राग समृद्ध लाक्षणिक चित्र में ध्वनि में काव्य भाषा तक प्रसाद का विकास आप क्रमशः देखें और समझ रहे होंगे। प्रसाद की काव्य भाषा में नई अलंकृत को के नए सादृश्य संदर्भ संबंध को, उसमें निहित नई चमक को समझने की दृष्टि से आपको प्रसाद की कविता के पाठ का अपने ढंग विकसित करना चाहिए। हम कुछ सूत्र भर दे रहे हैं कि आप प्रसाद की काव्य भाषा को संगठित करने वाले उपादानों बिंब, प्रतीक, मिथक, सादृश्य विधान को समझ सकें और उसके आधार पर प्रसाद की काव्य भाषा के समग्र आकर्षण को, संश्लिष्ट आकर्षण को हृदयंगम कर सकें। प्रसाद की काव्य भाषा की समझ में शब्द पर उनका अपना चुनाव सबसे अधिक सहायक है। प्रसाद के काव्य शब्दों के पीछे बंगला संस्कार की ओर ध्यान जाना चाहिए। प्रसाद का आकर्षण कोमल लयात्मक पद विन्यास में बरकरार बना है। प्रसाद की मधुमयी प्रवृत्ति ऐसे शब्दों के प्रयोग में अधिक रुचि लेती है। प्रसाद की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में इंदिवर, मधु की धारा, माधवी निशा जैसे प्रयोगों को देखें। इस इंदिवर से गंध भरी बुनती जाली, मधु की धारा, माधवी निशा की अलसाई, अलखों में लुकते तारासी, कल्पना व्यंजक चित्रों की अभिव्यक्ति में दूर तक सहायक है। यह भाषा प्रगीतात्मकता के अनुकूल तो है ही, शुक्ल जी के स्वीकार किया है कि प्रसाद के प्रबंध क्षेत्र में छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बना गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रसाद ने पुराने शब्दों को नए अर्थ में संस्करण दिए हैं, अप्रचलित शब्दों में नई चमक पैदा की है, साथ ही अपने भावावेग प्रेरक लाक्षणिक शब्दों को नई भंगिमा दी है। ये अर्थपूर्ण अछूता बिंब देखें। चित्र है जल प्लावन के बाद अकेले बचे मनु का, एक विस्मृति स्तूप का चित ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब। प्रसाद के शब्दों प्रयोगों की प्रवृत्ति विचारणीय है। क्यों उन्हें शीतलदाह, शिथिल सुरभि, स्मृति में चांदनी जैसे प्रयोग अधिक अर्थवान लगते हैं। रजनी उनके यहाँ एक ओर इंद्रजाल रजनी है तो दूसरी ओर वही विश्व कमल की मृदुल मधुकरी। प्रसाद के स्वभाव ऐसे प्रयोगों के पीछे पहचाना जा सकता है। विशेष प्रकार की आंतरिक अनुभूति ही प्रसाद की काव्य भाषा के नएपन के मूल में है। प्रसाद की काव्य बिंब आप सहज ही देख सकेंगे कि प्रसाद की काव्य बिंबों के पीछे ऐन्द्रिक अनुभवों की चेतना है। ये सौंदर्य विधान स्पष्ट रूप से वर्णन बिंब है और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक लालसाई हो अविराम। प्रसाद यहाँ अधिक अंदरों की लाली की गुली हुई मुस्कान की हल्की लाली को एक दूसरे से अलगाते हुए इस सूक्ष्म सौंदर्य बिंब की कल्पना कर सके हैं। देखें कि अलसाई विशेषण में किरण शब्द में एक अद्भुत मूर्तिमता आ गई है। केदार सिंह ने संकेत दिया है कि प्रसाद विरोधी वर्ण योजना से अनुभूति के नए बिंब रचते हैं। एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत ज्वालामुखी और माधवी रजनी का विरोध प्रकट है, पर देखें कि प्रसाद ज्वालामुखी की दाहकता को कम करने के लिए उसे दो विश्लेषणों से में घेरते हैं, लघु और अचेत। यह प्रसाद की अपनी कला है। स्वाद बोध का एक बिंब लाक्षणिकता की दृष्टि से विचारणीय है। पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस। ध्वनि संवेदना और स्वाद संवेदना का यह मिश्रण ध्यान देने योग्य है। स्पर्श का बिंब यहाँ इस दृष्टि से विचारणीय है कि वह भावात्मक प्रतीति के स्तर पर अर्थवान है। छूने में हिचक, देखने में पलकें आंखों पर झुकती हैं,
कलरव परिहास भरी गूंजें अधरों पर तक सहसा रुकती हैं। कामायनी में प्रसाद के अग्नि संकेत आदिम बिंब की सृष्टि में सहायक हैं। कामायनी की काव्य वस्तु में पृथ्वी आकाश जल अग्नि के विलक्षण संकेत हैं। मनुश्रद्धा के प्रथम मिलन का संकेत इस प्रकार है। दो काठों की संधि बीच उस निवृत्त गुफा में अपनी अग्नि शिखा बुझ गई, जागने पर जैसे सुख सपने। इस बिंब विधान में अग्नि प्रतीकात्मक अर्थ में संपन्न है। बिंबात्मक प्रतीक या प्रतीकात्मक बिंब काव्य भाषा में के बिंबों में दृश्य संवेदना प्रदान है। आप देखेंगे कि उनकी एक विशेषता यह भी है कि वे अस्पष्टता लिए हुए धुंधले भावबोध के स्तर पर ही ग्राह्य होते हैं। लज्जा सर्ग में ऐसे बिंब की पूरी श्रृंखला बनाते हैं जो गूंज उठे, फिर नस नस में मूर्छना समान मचलता सा आंखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन डलता सा। मूर्छना शब्द पर ध्यान दें। यह शब्द संगीत के क्षेत्र से आया है और भावामूलक बिंब में सहायक है। इन संकेतकों के आधार पर आप प्रसाद की काव्य भाषा में बिंब विधान की सार्थकता का अनुभव कर सकते हैं। प्रसाद के काव्य प्रतीक। पहले बिंब और प्रतीक में अंतर को समझ लें। कहा जा सकता है कि जब भाववेग प्रेरित कल्पना मन में एक सहज स्फूर्त बिंब तात्कालिक चित्र उपस्थित करती है तो वह बिंब होता है। मूर्तता बिंब का गुण है। अनेकार्थक अस्पष्ट हो सकता है। यह बिंब जब बार बार उसी अर्थ में दोहराया जाता है और लगभग रूढ़ एकार्थ हो जाता है तो वही प्रतीक कहलाता है। आचार्य शुक्ल जब शैली की दृष्टि से छायावाद की विशिष्टता बता रहे थे तो अभ्यंतर समय पर आधारित अप्रस्तुतों का विशेष महत्व बता रहे थे। उनका संकेत था कि ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर प्रतीक के रूप में ही आते हैं, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता। यौवन की व्यंजना के लिए ऊषा, प्रभात प्रतीक के रूप में आ सकते हैं। ये प्रतीक निसंदेह सामान्य अनुभूतियों के मेल में ही आते हैं, जैसे आंसू में झंकार जकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आडेरा डाला। झंकार जकोर आकुलता का प्रतीक है। गर्जन वेदना की तड़प का प्रतीक है। कामायनी का सारा रचना विधान भी जिसे रूपक कहा जाता है, एक अर्थ में प्रतीक निर्भर भी है। श्रद्धा ईड़ा तो प्रतीक है ही, प्रकृति व्यापारों के लिए शब्द भी प्रतीक के रूप में ही आते हैं। कहा जा सकता है कि प्रतीकों का प्रयोग एक ऐतिहासिक जीवन में ही अर्थ प्राप्त करता है। जातीय स्मृति से प्रतीकों को सार्थकता प्राप्त होती है। प्रसाद की कामायनी में मनु, श्रद्धा, ईड़ा तो प्रतीक है ही, देव, सभ्यता, सारस्वत नगर, हिमालय, कैलाश, प्रलय, संघर्ष आदि भी प्रतीक की तरह प्रयुक्त हुए हैं। प्रसाद जहाँ रहस्यवाद की शैली अपनाते हैं वहाँ दार्शनिक विचार परंपरा के प्रतीक भी आते हैं, जैसे कामायनी के दर्शन सर्ग में शक्ति तरंग प्रलय पावक का उस त्रिकोण में निखर गठासा, शंख और डमरू निनाद बस सकल विश्व में बिखर उठासा। यहाँ त्रिकोण, शंख, डमरू जैसे प्रतीक शैव दर्शन से आए हैं। प्रसाद अपने आनंद भात के आग्रह से इन प्रतीकों का प्रयोग बंधे हुए डर प्रति कर रहे हैं। यहाँ काव्य भाषा का वास्तविक सौंदर्य प्रकट नहीं होता। प्रकृति वही कविता के लिए सार्थक है जहाँ कल्पना के बल पर नया संकेत देते हैं। जहाँ तक कामायनी के प्रतीकों का सवाल है, वे एक सीमा तक छायावादी अवतरण से ढके हैं, दूसरी ओर आधुनिक युग की वास्तविकता की भी झलक देते हैं। प्रसाद की भाषा और मिथकीयता। मिथ या मिथक की चर्चा आपको शायद उलझनों से भरी लगे। हम इतना ही मानकर चलेंगे कि मिथ या मिथक पौराणिक कल्पना है। उसका आधार जाति, स्मृति और विश्वास होते हैं। मिथकीय कल्पना कविता के लिए तभी उपयोगी होती है जब कवि जाति विश्वास में एक तरह का हस्तक्षेप करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है। कवि प्रतिभा के स्पर्श से आदिम कल्पना नए मूर्ति विधान के रूप में ग्रहण करती है। प्रसाद मिथ को सामूहिक चेतना से ही संबद्ध मानते हैं। वे भी मिथक को काव्य उपयोगी बना पाते हैं, मिथ का व्यक्तिगत स्पर्श देकर। श्रद्धा मनु की कथा कामायनी में मिथ की कल्पना भाषा में अवश्य ही कुछ नया जोड़ पाती है। कुमकुम का चूर्ण उड़ाते से, मिलने को गले लगते से
अंतरिक्ष के मधु उत्सव के विद्युत कण मिले झलकते से काम शब्द से। यहाँ मिथ का नयापन भी देखने की चीज है। प्रसाद की कल्पना नए मिथक रचती है। ऐसे मिथक भी जो पुराने मिथक के संपर्क में अर्थ प्राप्त करते हैं। प्रसाद की कल्पना मिथक का उपयोग जातीय स्मृतियों का पुनर्विचार के लिए करती है। आशा सर्ग में मनु के प्रश्न इसके लिए उदाहरण है। विश्वदेव सविता या पूषा, सोम मरुत चंचल पवमान, वरुण आदि सब घूम रहे हैं इसके शासन में अम्लान। इस प्रकार काव्य भाषा मिथकीय कल्पना से एक नया आयाम ग्रहण करती है। सादृश्य विधान और प्रसाद की काव्य भाषा की बनावट। यहाँ ये अलंकार विधान पद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सादृश्य विधान पद का प्रयोग व्यापक अर्थ में कर रहे हैं। प्रभाव साम्य, रूप गुण धर्म साम्य को भी इसी में सम्मिलित मानकर अलंकार को वाणी के विकल्प के रूप में देखा गया है। अर्थात इस रूप में कहने के कितने असीमित ढंग एक कल्पनाशील कवि के पास हैं, पर व्यवहार में ऐसे कवि अधिक हुए जिन्होंने अलंकार को चमत्कार तक सीमित किया। छायावादी कवि अलंकार की भी नई परिभाषा करते हैं। पंत पल्लव की भूमिका में कहते हैं, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। यहाँ हम फिर शुक्ल जी की स्थापना की ओर ध्यान दिलाएंगे। छायावाद बड़ी सहजता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य पर चला है। कहीं कहीं भारी सादृश्य साधर्म्य अत्यंत अल्प या न रहने पर भी अभ्यंतर प्रभाव साम्य लेकर भी अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है। प्रसाद ने कल्पना के बल पर ही सादृश्य विधान के असंख्य नए रूप अपनी कविता में दिखाए हैं। उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का पता सबसे अधिक सादृश्य विधान के रूप में ही दिखाई देता है। हम आपका ध्यान कुछ ऐसी कल्पनाओं की ओर आकृष्ट करेंगे जिनसे प्रसाद के कवि स्वभाव का और साथ ही उनकी क्षमता का भी पता चलता है। उत्तम प्रभात शीर्षक की कविता में मिलते हैं, मनोवृत्तियां खगकुल सी थीं जो सो रही नील गगन सा, शांत हृदय भी हो रहा। झरना में किरण की कल्पना के लिए धरा पर झुकी प्रथम सदृश्य मुरली, मधुर मुरली से फिर भी मौन। आंसू की प्रसिद्ध कल्पना है। जीवन की जटिल समस्या है, बड़ी जटा सी कैसी, यह मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गए थे। प्रलय की छाया से यह चित्र है। खिली स्वर्ण मलिका की सुरभित वल्लरी सी, गुलचर के थाले में मरंद वर्षा करती मैं। कहने की जरूरत नहीं कि प्रसाद का सादृश्य विधान राग बोध के विस्तार और वैविध्य की सूचना देता है। विराट कल्पनाएं बोध वृत्ति के विस्तार का पता देती हैं। विस्मृति का स्तूप अचित इसी का उदाहरण है। प्रसाद काव्यगत अनुभूतियों को तीव्र और मूर्त मानते हैं। उन्हें सादृश्य विधान से इसके लिए वे सौंदर्य श्रृंगार क्षेत्र से आगे भी आते हैं और जीवन तथा संस्कृति के नितांत अनजानी क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। सादृश्य विधान की विशिष्टता उनके यहाँ बिंब, प्रतीक, मिथक, फैंटेसी के रूप में भी देखी जा सकती है। इसके आधार पर ही प्रसाद की वायवी अमूर्त कल्पना भी मूर्त रूप ग्रहण करती है। नीरव निशीथ की लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाए सी आलिंगन का जादू पड़ती। अब तक हम प्रसाद की बहुत सी काव्यात्मक विषयक विशेषताएं देख चुके हैं। आशा है आप इस पहचान को आस्वाद प्रक्रिया अर्थात काव्य पाठ के दौरान अधिक समृद्ध कर सकेंगे। प्रसाद का काव्य शिल्प। प्रसाद की काव्य शैली या काव्य शिल्प की चर्चा करते हुए हम भाषाई विशेषताओं की भी शैली के अंग के रूप में देखते हैं। पहले भाषा वैशिष्ट्य की चर्चा शैली के अंतर्गत ही की जाती थी। इस दृष्टि से लाक्षणिक चित्रात्मक भाषा का वैशिष्ट्य शैली का ही वैशिष्ट्य है। छायावाद जैसी काव्य शैली के संदर्भ में प्रसाद वक्रोक्ति के आचार्य कुंतक को तथा ध्वनि के आचार्य आनंदवर्धन को याद करते हैं। शब्द की वक्रता और अर्थ की वक्रता का मर्म बताते हैं। अभिव्यक्ति की भंगिमा समझने के कुछ सूत्र देते हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध में संकलित पहला ही निबंध काव्य और कला पर है। स्वाभाविक है कि यहाँ प्रसाद का ध्यान शैली और रूप के वैशिष्ट्य पर जाए। जब वे कहते हैं काव्य में जो आत्मा की मौलिक अनुभूति की प्रेरणा है, वे सौंदर्यमयी और संकल्पात्मक होने के कारण अपनी
श्रेय स्थिति में रमणीय आकार में प्रकट होती है। यह रमणीय आकार ही शैली विशेष है जिसे प्रसाद अपनी कविता को देना चाहते हैं। महत्व उन्हें अनुभूति का कहीं अधिक जान पड़ता है, पर स्वीकार करते हैं कि विशिष्ट अनुभूति या नई अनुभूति नई अभिव्यक्ति पंक्ति की मांग भी करेगी। यहाँ हम प्रसाद के काव्य रूप की विशिष्टता पर विचार करेंगे, गीतात्मकता और नई प्रबंधात्मकता पर। कामायनी प्रबंध काव्य तो है, तो उस रूप में महाकाव्य भी, पर परंपरागत लक्षणों प्रतिमान को छोड़कर प्रगीतात्मकता का एक भी ढंग प्रसाद नहीं अपनाते। यही हम छंद मुक्त छंद रूप लय संगीत पर भी विचार करेंगे। जब आपका साक्षात द्विवेदी युग की तथ्यात्मक इतिवृत्तात्मक शैली और कविता से होता है तो आप अक्सर एक भाषण जैसी शैली देखते हैं। जैसी सपाट अंतर्वस्तु वैसी ही शैली है, सपाट कथन वाली। छंदों के व्यवहार में संस्कृत छंदों की ओर या हिंदी के पुराने छंदों की ओर ये कविताओं का ध्यान है। मुक्तक प्रणाली की कविताएं भी नवीनता की कोई झलक नहीं देती। अलंकार है तो पुराने ढंग के हैं जो रूढ़ी बन चुके हैं। अब प्रसाद के काव्य रूपों की नवीनता देखें जो छायावादी काव्य शैली के अंतर्गत नएपन का आभास कराते हैं। पहले प्रगीतात्मकता शैली की कविताएं नए छंद विधान का परिचय देती हुई या लोक छंदों का नया संस्कार ग्रहण करती हुई। कामायनी का एक गीत सरस्वती पत्रिका में 1935 में प्रकाशित हुआ था। तुमुल कोलाहल कहल में कह हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोज दी जब नींद के पल, चेतना तक रही सी रही है तब, मैं मलय की बात रे मन, निर्वेद सत में। इस गीत में क्या नयापन है? क्या इसका संगीत लोक धुन या लय से प्रभावित है? कोमल पद विन्यास, वाक्य विन्यास, वाक्य लय, इसके साथ ही प्रगीतात्मकता की नई पहचान बनती है। छायावाद की प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति की विशेषताएं आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करती होंगी। लहर के एक गीत की बनावट पर ध्यान दें, इसमें क्या नया है? यह इसलिए भी विचारणीय है कि किसी अज्ञात नियम से भी छायावादी रूप विधान की नवीनता हमें आकृष्ट करती है। गीत इस प्रकार है। वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन सघन बरसते, इन आंखों की छाया भरते, सुधून रंजित नव जलधर से भरे क्षितिज व्यापी अंबर से मिले चूमते जब सरिता के हरित कुलयुग मधुर अधर थे। छायावादी प्रगीतात्मकता की विशेषताओं को निराला पंत महादेवी की कविताओं के गीतों के साथ देखना भी आपके लिए उपयोगी होगा। लहर में संकलित अशोक की चिंता जैसी कविताओं को आख्यानक प्रगीत कह सकते हैं। यहाँ ढांचावर प्रगीत जैसा है, सारा बल आख्यान पर है। इसमें भिन्न स्थिति प्रलय की छाया, शेर सिंह का सस्त समर्पण जैसी लंबी कविताएं भी हैं। लंबी कविता का एक आदर्श है जिसमें प्रगीतात्मकता तथा नाटकीयता का सहज समावेश है। प्रलय की छाया जैसी लंबी कविता को भी आख्यानक प्रगीत कहा गया है। पर जब हम हमारे समक्ष राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अंधेरे में तथा असाध्य पीड़ा जैसी लंबी कविताओं के रचना विधान की विशिष्टता है, हम प्रलय की छाया को लंबी कविता ही कहेंगे। या मुक्त छंद में भी प्रगीतात्मकता की लय बनी हुई है, पर इस कविता के रूप संगठन को, रूप प्रकार को आप गहन अध्ययन के आधार पर समझ सकेंगे। यह कविता हंस 1931 में प्रकाशित हुई थी, जब लंबी कविता का आदर्श विकसित न था। लंबी कविता के रूप में प्रलय की छाया की प्रगीतात्मकता तथा नाटकीयता को मुक्त छंद के विन्यास में संभाले हुए हैं। प्रलय की छाया के स्वरूप के रूप गठन को ध्यान से देखें। फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति शैली में यह नाटकीयता कविता गुर्जर रानी कमलावती की असफल रूपकथा का पछतावे से भरा एक एकालाप है। इस कविता का विस्तृत मूल्यांकन हम आगे करेंगे। अभी तो हम इसे लंबी कविता के रूप में देखें जिसमें नाटकीयता तथा प्रगीतात्मकता के समावेश से एक नया काव्य बनने की संभावना है। क्षीण कथा में यह एक स्त्री मन का एकालाप है। कविता का आरंभ धूसर रंग की संध्या से होता है और अवसान भी कालिमा की धारा में परिणत होने वाली रक्तमयी प्रकार संध्या से। इस दृष्टि से इसकी संरचना वातुलाकार है। आरंभ से अंत के सूत्र इस तरह मिलते हैं कि अवंती सी घटित होती है। यह अवंती ही प्रगीतात्मकता का आधार है।
अंत्य संवाद एक नाटकीय प्रभाव पैदा करते हैं। आरंभ में इस चित्र को देखें तो आत्मविषाद का चित्र है, लेकिन इसी विन्यास की दृष्टि से देखें एक लंबी कविता का आरंभ इस प्रकार है। थके हुए दिन की निराशा भरे जीवन की संध्या है, आज भी तो दूषित क्षितिज में, और उस दिन तुम निर्जन जलदी वेला रागमयी संध्या से सीखती थी सौरभ से भरी रंगरलियां, स्मृतियों सा संध्या की अंत से पहले भी एक दिन संध्या थी। मलिन उदास मेरे हृदय पटल सा लाल पीला होता सा दिगंबर निज छूब से, और अंत गिरता नक्षत्र नीचे कालिमा की धारा सा असफल सृष्टि सोत गई प्रलय की छाया में। अभी इतना ही याद रखें कि इस लंबी कविता में प्रगीतात्मकता नाटकीयता का समावेश क्या अर्थ रखता है। वस्तु के अनुरूप रामायणी छायावादी शैली का अकेला महाकाव्य है। कथा प्रधान महाकाव्यों के शास्त्र निर्दिष्ट लक्षणों से अलग महाकाव्य है। नायक मनुकम जो विभाजित द्वंद्वशील दुविधाग्रस्त पात्र है जिसे धीरोदात्त नहीं कहा जा सकता। निर्वाह के लिए महाकाव्य के लक्षणों को समाविष्ट करने के प्रसाद ने कोई प्रयास नहीं किया है। यहाँ भी प्रबंध के बावजूद खंड खंड रूपों में प्रगीतात्मकता की संभावना है। कथा सूत्र ध्यान में आते हैं, वे मिलकर एक नाटकीय लय बनाते हैं। अभाव है वस्तु विन्यास बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुख है, जैसा डॉक्टर नरेंद्र कहते हैं। कामायनी महाकाव्य है पर मानव चेतना का महाकाव्य है। कामायनी के अध्ययन की सीमाएं, जहाँ स्थूल घटना प्रदान है जैसे प्रलय वर्णन संघर्ष आदि भी, वहाँ तो भाव प्रवाह मूर्तता सघनता लिए हुए है। वर्णन में आवेग प्रबल है, जहाँ अंतर्मुखता प्रदान है उसे श्रद्धा सर्ग में मनु श्रद्धा संवाद, वहाँ प्रगीतात्मकता ही प्रदान है। निसंदेह कथा लय बनाती है। भव्य और उदात्त के लिए जहाँ संभावना है वहाँ वे हैं, पर शास्त्र निर्दिष्ट लक्षणों से अलग। प्रसाद जो काव्य रूप चुनते हैं उनमें उनका अपना क्या है, ये जानने की उत्सुकता आप में होनी चाहिए। छंद और छंद मुक्ति, छायावादी कवियों ने छंद के भीतर ही छंद मुक्ति का प्रयास किया है या मुक्त छंद का प्रयोग किया। निराला ने कविता की मुक्ति की चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि वे छंदहीन कविता का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मुक्त छंद भी छंद है। प्रसाद ने जहाँ मुक्त छंद का प्रयोग किया है वहाँ भी प्रगीतात्मकता का अपना बीज रूप दिखाई देता है। प्रसाद के यहाँ छंद और मुक्त छंद की स्थिति देखें। पहले तो यही बात ध्यान में रखें कि वाक्य छंद की इकाई है। गद्य पद्य सभी में एक तरह का छंद होता है, वह वाक्य की गति लय में ही छिपा रहता है। नामवर सिंह की इस व्याख्या को भी ध्यान से देखें। छायावादी कवि जिस हृदय स्पंदन में वाक्य विन्यास को प्रभावित किया, उसी ने वाक्य विन्यास के माध्यम से छंद विधान का भी निश्चय किया। छायावाद का हृदय स्पंदन मुख्यतः प्रगीत भावना थी। छायावादी छंदों में से अधिकांश का निश्चय प्रगीत भावना ने किया। प्रसाद ने फारसी बहर में भी कविताएं लिखी हैं, जैसे ना छेड़ना उस अतीत स्मृति के खिंचे हुए बीन तारकों के। लोक छंद के प्रभाव से प्रसाद ने कई बार छंद बना लिए, जैसे आला के प्रभाव से 30 मात्राओं का छंद उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। लावणी के प्रभाव लेकर 32 मात्राओं का छंद कौन तुम संसदी जल निधि तीर तरंगों से फैंकी मनी एक। रोला छंद का प्रयोग संघर्ष छंद सर्ग में श्रद्धा का था स्वप्न किंतु वह स्वप्न बना था। आंसू सखी छंद में कामायनी का आनंद सर्ग भी इस छंद में रो रो रख कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी। प्रसाद का योगदान यह है कि उन्होंने पुराने छंदों को लोक छंदों को नया उपयोग किया। जहाँ तक प्रलय की छाया जैसी कविताओं के मुक्त छंद का प्रश्न है, हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यहाँ प्रगीतात्मकता तथा नाटकीयता का सन्निवेश ही मुक्त छंद का सार्थक बनता है। छंद लय और संगीत, प्रसाद का अपना भाषा संगीत है जो छंद के बहुरूपात्मक प्रयोग को देखने योग्य है। प्रसाद के नाटक गीतों के संगीत और लय का विन्यास भाषा और रूप दोनों को प्रभावित करने वाले हैं। न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खिंचे हुए बीन तार कोकिल, स्कंदगुप्त नाटकीयता नाट्य गीत है।
स्कंदगुप्त में देवसेना का अंतिम गीत आह वेदना मिली विदाई संगीतात्मक विन्यास के लिए महत्वपूर्ण रचना है। प्लेटो ने कविता को संगीत के अंतर्गत मान्यता दी है। यह बात प्रसाद को काव्य और कला निबंध में अलग से विचारणीय लगती है, पर प्रसाद ही कहते हैं संगीत के द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति केवल ध्वन्यात्मक होती है। वाणी का संभवतः वह असंभव स्वरूप है। इस दृष्टि से वह कविता की जगह लेने वाली विधा नहीं है। कविता का स्थानापन्न नहीं है, पर कविता को जीवन देने में, देर तक कविता की गूंज को जलाए रखने में उसका महत्व है। अन्य पक्ष, यहाँ हम फिर कहेंगे कि प्रसाद की भाषा और उनकी शिल्प संबंधी अध्ययन में विशेषण शब्दों को ध्यान से देखें। इनसे प्रसाद के कवि स्वभाव का पता चलता है, जैसे मधुमेह, सुरभित, पुलकित, शिथिल, हेमाव, नीरव, अटिला, मूर्छित, मूक, ध्वांत, उज्जित, ऊर्ध्वस्वित जैसे शब्दों का भी प्रसाद पूरे पदविन्यास में कैसे खपा लेते हैं, यह भी हमें देखना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कविता का सीधा प्रत्यक्ष पाठ, काव्य पाठ के चयन के आधार पर प्रसाद का मूल्यांकन। हम अपेक्षा करेंगे कि आप चयन के लिए निर्धारित पाठ के सीधे संपर्क में हैं। ये सारी व्याख्या, ये सारा विश्लेषण किस लिए? कविता की आस्वाद क्षमता विकसित करने के लिए। फिर आप ही विश्लेषण करेंगे कि आप ही मूल्यांकन, ये सारे विचार सूत्र सीधे पाठ की प्रेरणा के लिए हैं। आपके लिए निर्धारित पाठ है कामायनी का श्रद्धा सर्ग, आंसू, प्रलय की छाया। अब हम इनके पाठ विश्लेषण के सूत्रबद्ध सुझा रहे हैं काव्य शिल्प की विशेषता के निर्देश के साथ। काव्य शिल्प और कामायनी का श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा कामायनी का अत्यंत महत्वपूर्ण सर्ग है। कामायनी भी श्रद्धा ही है। स्वाभाविक है कि प्रसाद की मूल भावधारा विचारधारा इस सर्ग में अभिव्यक्त हो पा सके, पर अधिक महत्वपूर्ण है मनु श्रद्धा मिलन प्रसंग का कलात्मक संयोजन। हम पहले बता चुके हैं कि कामायनी नए प्रकार का प्रबंध है। प्रबंध में प्रगीत और नाटक का सा विन्यास प्रकट है। श्रद्धा का आगमन ही नाटकीयता लिए हुए है। मनु ने आकस्मिक प्रश्न करती हुई कि जैसे जीवन के रंगमंच पर आती हो, मनु श्रद्धा के संवाद में उनके अपने अपने मनोभावों की भी अभिव्यक्ति है। संवाद आत्मसंवाद लगने लगता है। क्या कहूँ, क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन प्याज। श्रद्धा का सौंदर्य मनु को चकित करने वाला है। बाह्य शरीर के आकर्षण से नहीं, मन की उदारता और गुणवत्ता के आकर्षण से भी। श्रद्धा के व्यक्तित्व में एक छंद है। वह सजग इतनी है कि मनु की दुर्बलता की तह तक जाती है। इस प्रश्न पूछने के ढंग में बहुत कुछ है। राग विराग का द्वंद्व, विराग की छल की निस्सारता, राग की उत्तेजना, कहा जा रहा है शांत ढंग से पर उद्वेग भरा हुआ है, मन में भी और शब्दों में भी। श्रद्धा पूछती है हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन की धर सुंदर वेश। श्रद्धा सर का संगठन विलक्षण है। दार्शनिक कथन भी जैसे प्रगीतात्मक की लय को तोड़ता नहीं है। श्रद्धा के व्यक्तित्व के अनुरूप मंगल कामना की उदारता के साथ प्रसाद की काव्य शैली की जो भी विशेषताएं कही जाती हैं, अलंकार या सादृश्य विधान, बिंब, प्रतीक, मिथक का काव्य भाषा में रचाव, भाषा में चित्रमयता की प्रवृत्ति, लाक्षणिकता का साहस, संगीतात्मकता, श्रद्धा सर्ग की इन विशेषताओं को हम प्राय लक्षित करते रहे हैं। आप इन्हें पुनः अभ्यास क्रम में निर्दिष्ट करें और अपने ढंग से इन विशेषताओं की व्याख्या करें। ये संकेत पर्याप्त होंगे। देखें कि इनमें कुछ और विशेषताएं भी शायद आपके अपने पाठ में आकर जुड़ें। आंसू और प्रसाद की शिल्पगत विशेषताएं। हमने प्रसाद की शिल्पगत विशेषताओं की ओर इस अध्ययन क्रम में पहले भी अपना ध्यान आकृष्ट किया है। अब हम आपका ध्यान रमेश चंद्र शाह के एक निबंध की ओर ले जाना चाहेंगे। निबंध का शीर्षक है आंसू की प्रयोगशाला में प्रसाद। शाह की व्याख्या है आंसू में कोई निश्चित संरचनात्मक ढांचा नहीं है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसके छंदों में अनिवार्य पूर्वापरकता है ही। इसलिए स्वाभाविक है कि इस गति की विधा को नाम देने की स्पष्ट सुविधा आलोचकों के पास ना हो। वे इसे कथा सूत्र के कारण गीतात्मक प्रबंध कहते हैं।
मुक्तक प्रबंध के बीच का नया काव्य रूप, यही छंद प्रयोग में तराश और दीप्ति की झलक है। वाक्य विन्यास कई बार सुक्ति के निकट जान पड़ता है। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे, है खेल आंख के मन का। इसमें संदेह नहीं है कि आंसू में कला पक्ष का परिष्कार या निखार दिखाई देता है। रचना विधान की विलक्षणता के साथ प्रसाद की जानी पहचानी विशेषताएं सहज ही लक्ष्य की जा सकती हैं, जैसे विलक्षण कल्पना का भाषा में रचाव, रमणीय कल्पना, लयपूर्ण चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिकता, प्रतीक विधान, नए प्रकार के प्रस्तुतों का प्रयोग, इन्हें आप अभ्यास क्रम में सहज ही देख सकेंगे। प्रलय की छाया, रूपबंध, लंबी कविताओं के रूप में मूल्यांकन। प्रलय की छाया को जीवन की अनेक रंगीन संध्याओं की कला दीर्घा कहा गया है। यहाँ स्त्री के विफल सौंदर्य के तीखे अनुभव के साथ रूप गर्द की मादक स्मृतियां हैं, फ्लैशबैक और पूर्व